हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपने संस्था के माध्यम से कुछ आप लोगों को ऐसी चीज़ बताना चाहता हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हर बच्चा जो 10+2 में यानी इंटरमीडिएट में होता है, उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि हमको अपना कॉम्पिटिटिव लाइफ की तरफ देखना है ध्यान, कि हमको एकेडमिक लाइफ की तरफ ध्यान देखना है। तो हमेशा बच्चा इस पसोपेश में पड़ा रहता है कि मैं कॉम्पिटिटिव के पढ़ने की तरफ झुकूं कि मैं एकेडमिक के पढ़ने की तरफ झुकूं। तो मैं आज इस समस्या से आप लोग को निजात दिला रहा हूं। मैं आप लोगों को ऐसी बात बता रहा हूं जो कि हिंदुस्तान में बहुत कम बच्चे जानते हैं इस बारे में कि एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव को कैसे मैनेज किया जाता है। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसको आपको आश्चर्य हो जानकर होगा कि हाँ, ऐसी ही चीज़ होती है। आप जानते हो कि हर बच्चा जो इंटरमीडिएट में है, इंटरमीडिएट यानी कि 12th में है, उसके सामने ये ऑप्शन आता है हर बच्चे के सामने कि उसका बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है वो फ़ेब प्लस मार्च में होता है। ये सब बच्चे जान रहे हो कि सारे एग्ज़ाम जो होते हैं फरवरी और मार्च में होते हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि जनवरी से अप्रैल के बीच, या आप कह लीजिए जनवरी से अप्रैल ही कहना उचित होगा उसको, जनवरी से मान लीजिए मई के बीच में चाहे वो एनडीए का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम हो और चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, बच्चे को ये भी एकेडमिक एग्ज़ाम देने होते, ये बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन देने होते हैं। ये आपका है एकेडमिक, ये आपका हो गया एकेडमिक, और ये आपका हो गया कॉम्पिटिटिव। अब आप मुझे बताइए कि जब बच्चा इन दोनों के बीच पिसता रहता है, मीन्स अब उसके दिमाग में ये कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है कि वो इस पे कंसंट्रेट करे कि इस पे कंसंट्रेट करे। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैंने आपको पहले वीडियोस में बताई थी कि कोई बच्चा अगर मान लीजिए कि 10 पास आउट होके आया है, 10 पास करके आएगा, तो वो क्या करेगा, स्कूलिंग में जाएगा। किसी भी स्कूल की स्कूलिंग जो होती है वो सुबह 8 बजे से लेके 8 AM से लेकर के नियर अबाउट 3 PM तक जाती है हर बच्चे के पास, ये आप जानते हैं। तो जब बच्चा स्कूलिंग करता है तो बच्चे की टाइमिंग ये होती है। अच्छा, मुझे बताइए, जब बच्चे की 3 PM टाइमिंग्स हो गई, अब बच्चा 4 बजे घर आया, मान लीजिए 4 PM पे वो घर आया, उसके बाद घर आया, ऑब्वियसली बहुत छोटी सी बात है कि बच्चा थका हुआ है तो वो कुछ खाएगा, नाश्ता करेगा, रेस्ट करेगा। उसके बाद वो 6 बजे से या 5 बजे से, मान लीजिए बहुत अर्ली किया, तो 5 ऑनवर्ड्स वो कोई कोचिंग ज्वाइन करता है। अब इसमें भी प्रॉब्लम है कि बच्चा जो 5 ऑनवर्ड्स कोचिंग ज्वाइन करेगा, तो मान लीजिए मैक्सिमम 3 आवर्स वो क्या करता है, कोचिंग ज्वाइन कर सकता है मैक्सिमम, क्योंकि भाई 8 बजे रात के बाद तो रात में बच्चा पढ़ेगा नहीं, वो मैक्सिमम 3 आवर्स कोचिंग। अच्छा, इसमें भी पसोपेश है कि ये 3 आवर्स जो हमारे हैं वो बच्चा किसकी कोचिंग करेगा, वो एकेडमिक की करेगा कि कॉम्पिटिटिव करेगा। हर बच्चे के सामने ये प्रॉब्लम आती है। नतीजा क्या होता है कि अगर बच्चा कॉम्पिटिटिव की तरफ गया, तो आप जानते हो कि जेई में 75% ज़रूरत होती है या टॉप 20 परसेंटाइल की ज़रूरत होती है। बच्चा अगर कॉम्पिटिटिव की तरफ गया तो वो जो एलिजिबिलिटी है वो क्रैक नहीं कर पाता।
नहीं क्रैक पकड़ पाता। लेकिन बच्चा अगर एकेडमिक की तरफ चला गया, अगर बच्चा इस तरफ चला गया तो वो कॉम्पिटिटिव क्लियर नहीं कर पाता, वो इसको क्लियर नहीं। अब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं बताना क्या चाहता हूं। अब देखिए बच्चा इससे बचने के लिए, इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए बच्चे को आजकल हर गली मोहल्ले शहर में बड़ी बड़ी कोचिंग्स ने एक नया फॉर्मूला निकाला है डमी स्कूलिंग का। किसका? डमी स्कूलिंग का, जिसमें बच्चा पूरी की पूरी फीस दे देता है लेकिन बच्चा स्कूल नहीं जाता। उसको स्कूल से एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है बिल्कुल से कि आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप केवल एग्ज़ाम देने आएंगे। बच्चों लेकिन आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डमी स्कूलिंग को नहीं मानती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोटली प्रोहिबिट करती है किसी भी तरह के डमी स्कूलिंग को। वो कहती है डमी स्कूलिंग नाम के टर्मिनोलॉजी होती ही नहीं है। अगर कोई स्कूल डमी स्कूलिंग कर रहा है और उसकी MHRD को कंप्लेन हो जाए तो वो बहुत सख्त एक्शन लिया जा सकता है, सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। और आप भी जानते हैं कि जब आप डमी स्कूलिंग करते हैं तो उसका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। भले ही आप कंपटीशन में आगे चले जाते हैं लेकिन आपके एकेडमिक्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो है बहुत ज़्यादा गिरावट आती है। तो अब आप सोचोगे कि मैं कह क्या रहा हूँ कि भाई जब डमी स्कूलिंग नहीं पॉसिबल है, एकेडमिक में प्रॉब्लम्स है, कॉम्पिटिटिव में प्रॉब्लम है, तो बच्चा करे तो करे क्या? JEE वाला बच्चा, NDA वाला बच्चा, नीट वाला बच्चा। तो आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और MHRD ने, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एक बोर्ड बनाया है NIOS। बच्चों NIOS का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि कॉम्पिटिटिव बच्चों को इसमें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, रेगुलर नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो बोर्ड है ये ओपन स्कूल है, यानी कि इसमें आपको डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ना है। अब आप सोचोगे कि हम डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ के हमको क्या फ़ायदा होगा? हमारी संस्था पिछले 23 साल से NIOS से कहीं ना कहीं जुड़ी रही है और बच्चों को पढ़ाती रही है। आपको जानकर बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि जो बच्चे हमारे पास CBSE, ISC या UP बोर्ड के स्टूडेंट्स रहे हैं या किसी अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट रहे हैं, उनके कंपैरिजन में जो NIOS के बच्चे हमारे पास एडमिशन लेते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनका सक्सेस रेशियो 300% ज़्यादा है। 300%। ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि उनका सक्सेस रेशियो 300% ज़्यादा है। किन बच्चों का? जो बच्चे JEE या नीट या NDA की तैयारी करते हैं और 10+2 वो NIOS के थ्रू भर देते हैं। आप सोचते होंगे ये कैसे होता है? तो इसको समझाने के लिए, इसको बताने के लिए मैं आपको एक डेटा दिखा रहा हूँ, एक चार्ट बना रहा हूँ और मैं सब्जेक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। उसको आप समझिएगा तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, जो बच्चा JEE की तैयारी करता है, जनरली उसके पास सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर। ये सारे सब्जेक्ट NIOS में अवेलेबल हैं। अब आप सोचोगे कि NIOS में और बाकी बोर्ड्स में फ़र्क क्या है?
तो पहले मैं इसको आपको मार्किंग थ्योरी बता दूं कि इसकी मार्किंग की थ्योरी क्या है। एनआईओएस में पेपर को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है असाइनमेंट, दूसरा है प्रैक्टिकल और तीसरा पार्ट है थ्योरी। अब कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंग्लिश है, तो इंग्लिश में प्रैक्टिकल एनालिसिस में नहीं है। एक सब्जेक्ट आपका मैथ्स है, मैथ्स में भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो और इनका जो असाइनमेंट्स है वो अवेलेबल है। वो असाइनमेंट जो होता है इंग्लिश का वो 20 मार्क्स का होता है और इसकी थ्योरी जो होती है वो 80 मार्क्स होती है। इसी तरह मैथ्स का भी असाइनमेंट 20 मार्क्स का होता है और थ्योरी जो होती है वो 80 मार्क्स की होती है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में जो प्रैक्टिकल होते हैं वो 20 मार्क्स के होते हैं और असाइनमेंट इसका 16 मार्क्स का होता है और जो थ्योरी होती है वो 64 मार्क्स की होती है। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी 16 मार्क्स का असाइनमेंट, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 64 मार्क्स की थ्योरी। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। एनआईओएस में जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है वो 2 तरह से है, एक है कंप्यूटर साइंस और एक है हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेशन। देखिए, हमको जब जेई की तैयारी कर रहे हैं तो हम सोचते हैं हमको कम से कम और इजी सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़े। अगर हम कंप्यूटर साइंस ले लेंगे तो हमको जावा, C++ और पाइथन पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए हमको अच्छा खासा समय देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एनआईओएस के कंप्यूटर में एक सब्जेक्ट है डाटा एंट्री ऑपरेशंस, अगर हम इसको लेते हैं तो इस सब्जेक्ट में आप देखिए खासियत क्या है। ये सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल जो है वो 60 मार्क्स का है। बताइए, 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल है और जो इसका असाइनमेंट है वो 8 मार्क्स का है और जो इसकी थ्योरी है वो 32 मार्क्स की है। जो हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं हमारी कोचिंगों में, जो ये सब्जेक्ट्स लेते हैं, जनरली वो बच्चे 90 दे नंबर मार्क्स इसमें स्कोर बहुत इजीली कर लेते हैं। और आप सोचें डाटा एंट्री ऑपरेशंस में है क्या, तो डाटा एंट्री ऑपरेशंस में जो हमारे सब्जेक्ट है इसमें बेसिक कंप्यूटर है, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है जो किसी बोर्ड में क्लास 8th में पढ़ाई जाती है। ये बेसिक कंप्यूटर है, इसमें MS वर्ड है, इंटरनेट है, कंप्यूटर्स के पार्ट्स हैं, यही सब बेसिक कंप्यूटर्स की नॉलेज है और इस पे 32 मार्क्स की थ्योरी आती है। अब आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ लिए होंगे कि ये हमारे पास पैटर्न है। अच्छा, असाइनमेंट बच्चे को मिलता है घर में करने के लिए। तो बच्चा जब घर में करने के लिए बच्चा असाइनमेंट मिलता है तो बच्चा बहुत अच्छे से, जैसे ये मार्क्स आप देख रहे हैं 20, 20, 16, 16, 8 मार्क्स, इसमें लगभग बच्चा 90 to 95% मार्क्स बड़ा इजीली पा जाता है, क्योंकि बच्चा पढ़ने वाला होता है और बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी करके इसको लिखता है बढ़िया राइटिंग में, तो जो एग्जामिनर उसको बहुत अच्छे से मार्क्स देता है। अच्छा, बच्चा अगर प्रैक्टिकल्स की 1 हफ्ते भी तैयारी कर ले, 1 हफ्ते भी हमारे यहाँ गाइडेंस में तैयारी कर ले, तो हम लोग उसको बताते हैं कि व्हाट डूज और व्हाट डोंट्स। उसको प्रोजेक्ट तैयार करना होता है, फाइल तैयार करनी होती है, वह मुश्किल 4 से 5 दिन का समय होता है, उसमें हम उसको अच्छे से प्रैक्टिकल करा देते हैं। तो बच्चे को इसमें भी लगभग 90 to 95% मार्क्स मिल जाते हैं। अब बचती है थ्योरी। अब थ्योरी वाला पोर्शन आप देख लीजिए, 80, 80, 64, 64, 32। तो आप ये सोच लीजिए कि मोटा मोटा आप देखिए तो 20, 20, 40, 56, 72 और 80 मार्क्स का आपका असाइनमेंट हो गया, 100 मार्क्स का आपका जो है प्रैक्टिकल हो गया और थ्योरी आपकी हो गई है 320 मार्क्स की। यानी 180 मार्क्स में आपको मोर देन 150, मोर देन 160 मार्क्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है, बच्चे को बहुत अच्छे से बच जानते हैं। और आपको कितने पाइए, आपको चाहिए 75% चाहिए, तो 75% मार्क्स गेन करने के लिए अगर ये 180 मार्क्स का है तो 180 मार्क्स का मतलब 36% मार्क्स तो आपने केवल असाइनमेंट में और प्रैक्टिकल में ही पा लिए। अब आपके पास केवल 39% मार्क्स का ही सरदर्द है। थ्योरी में आप अगर 39 मार्क्स पा जाते हैं तो आपका 75% मार्क्स बहुत ईजिली मिल जाता है। मैं कहता हूं मान लीजिए आपको पूरा 36% ना मिले, इसमें 32, 34% मार्क्स मिले,
तो आप ये सोचिए कि आपको बाकी में 43-44% ही मार्क्स की ज़रूरत है थ्योरी में, बाकी की थ्योरी में। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए। अब ये तो बात हो गई जेई वालों के लिए बात हो गई। अब हम बात करते हैं नीट वालों के लिए बात करते हैं। अच्छा, जो चीज़ जेई के लिए है वही चीज़ एनडीए वालों के लिए भी स्टैंड करती है, क्योंकि जेई और एनडीए दोनों में मैथ्स की ज़रूरत है। नीट में हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, सेकेंड होता है फिजिक्स, थर्ड होता है केमिस्ट्री, फिर इसमें आ जाता है वही कंप्यूटर जिसको हम लोग कहते हैं डाटा एंट्री ऑपरेशंस। अब हमने आपको बताया, पहले बता चुके हैं कि इसकी जो है असाइनमेंट इसका में है, इसका जो है प्रैक्टिकल और इसका थ्योरी। इंग्लिश का मैंने बताया कि 20 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल नहीं होती है, थ्योरी 80 मार्क्स की। लेकिन फिजिक्स में मैंने बताया कि फिजिक्स में जो है 16 मार्क्स का असाइनमेंट, 20 प्रैक्टिकल, 64 की थ्योरी। यही हाल 16, 20, 64 यही हाल। सॉरी, बायो सब्जेक्ट हमने छोड़ दिया, बायो, इसमें बायो बढ़ जाता है। इसमें मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल 60, ये 32 और ये 8 मार्क्स। यहाँ जो हमारा बायो बढ़ रहा है उसमें भी सिमिलर 16, 20 और 64। अब हम इसको काउंट करके देखते हैं। आप ये देखिए कि इसके मार्क्स कितने आ रहे हैं। अब आप देखिए कि 16, 32, 40, 60 और 16, 76 मार्क्स के असाइनमेंट हो रहे हैं। पहले मैथ्स वालों से 4 मार्क्स का कम है। लेकिन जब हम यहाँ प्रैक्टिकल्स में जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये कितने हो जा रहे हैं, 120 मार्क्स हो जा रहे हैं। और जब हम थ्योरी में जा रहे हैं तो ये हमारा लगभग 304 मार्क्स हो जा रहे हैं। सारे नियम कानून कायदे वैसे जैसे नीट वालों के लिए होते हैं वैसे ही होते हैं जैसे कि जेई वालों के लिए होते हैं। देखिए, आपको लग रहा होगा ना कि मार्क्स कैसे हैं और कैसे मिलते हैं। हमको देखिए सब्जेक्ट्स तो बहुत हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप कोई भी सब्जेक्ट किसी के साथ ले सकते हैं। आप मैथ के साथ अकाउंट्स ले सकते हैं, मैथ्स के साथ संस्कृत ले सकते हैं, हिंदी के साथ इंग्लिश ले सकते हैं, बंगाली आप चाहिए ले सकते हैं। आपके सब्जेक्ट्स का कोई भी रोक टोक नहीं, आप जो ले सकते। लेकिन आप अगर नीट या जेईई या एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें जो सब्जेक्ट्स की बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं आपको 10+2 में उसको लेना होगा। और वो जो मार्क्स मांगते हैं जितने मिनिमम परसेंटेज मार्क्स के, वो आपको चाहिए होगा। अच्छा, अब आप सोचिए कि आपने कहा ये तो बाकी बोर्ड्स में है, इसमें क्या दिक्कत है। अब आप देखिए कि सीबीएसई, यूपी, आईएससी जनरली ये बोर्ड रहते हैं और कुछ स्टेट बोर्ड्स हैं। इसमें जो हमारा टॉप 20 परसेंटाइल है, जो हमारी टॉप 20% की जरूरत है बेसिक, वो क्या है, 75% ही है। क्योंकि टॉप 20 परसेंटाइल इन बोर्ड्स का 75% से ज्यादा है, ग्रेटर देन 75%। तो कहा गया है ना कि टॉप 20 परसेंटाइल या 75% विच इज लेस। तो यहां पे जो इनका 75% है वो इनके टॉप 20 परसेंटाइल से कम है। लेकिन एनआईएस के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईएस का टॉप 20 परसेंटाइल पिछले काफी सालों से 65 to 70% ही होता है। क्योंकि इसका टॉप 20 परसेंटाइल क्या होता है, लेस देन 75% होता है। क्या होता है, लेस देन 75% होता है। आप इस चीज को देखिए कितना बड़ा फायदा है कि सीबीएसई, यूपी, आईएससी और स्टेट बोर्ड्स के बच्चों को जहां अपने बोर्ड में 75% चाहिए, वही एनआईएस वाले को जेईई के लिए 65 to 70% ही मार्क्स मिल जाएं तो वो एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए, ये तो नॉर्मल चीजें हो गई, ये तो समझ में आपको आ गया। मैं आपको अगर एक जादू की चीज बताऊं तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जादू की चीज इसमें क्या बताने जा रहे हैं सर। तो आपको मैं एक चीज दिखाता हूं कि एक बच्चा, मान लीजिए एक बच्चा जिसने अभी 2023 में अभी 10th पास आउट किया है। क्या किया है, 10th पास आउट है वो। एनआईएस उसको क्या करता है,
NIS उसको 10+2 में एडमिशन, मान लीजिए उस बच्चे ने एडमिशन ले लिया। NIS को क्या फायदा दे रहा है? NIS से क्या कह रहा है कि बच्चा मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स, बच्चा मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट। अब देखिए 2023 में उसने 10th पास किया है, वो 2023 में 10th पास करके अब उसने एडमिशन ले लिया 25 के लिए, इंटरमीडिएट के लिए। लेकिन उस बच्चे को फायदा ये है कि वो बच्चा अप्रैल 2024 और अक्टूबर 2024 के NIS के पब्लिक एग्जाम में अपीयर हो सकता है। कहाँ? NIS साल में 2 एग्जाम कराता है, एक अप्रैल में कराता है, एक अक्टूबर में पब्लिक एग्जाम कराता है। तो ये बच्चा जो 2023 10th में पास आउट हुआ है वो NIS के अप्रैल 2024 और अक्टूबर 2024 के एग्जाम में अपीयर हो सकता है और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट क्लियर कर सकता है। अच्छा, आप अगर ये सोचिए कि आपका मैथ्स या बायो एक सब्जेक्ट आपका, ये दूसरा आपका हो गया इंग्लिश, तीसरा हो गया आपका फिजिक्स और चौथा आपका केमिस्ट्री। अगर ये इस बच्चे का 2024 अक्टूबर में क्लियर हो गया और इसमें वो 70% से ज़्यादा मार्क्स पा गया, मुझसे मोर देन 70% पा गया मान लीजिए, तो अब आप सोचिए कि जादू क्या है? जादू ये है कि जब वो बच्चा अप्रैल 2025 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाएगा, किसके लिए जाएगा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाएगा, तो उसके ऊपर ना मैथ का बर्डन होगा एकेडमिक, ना इंग्लिश का होगा, ना फिजिक्स का होगा, ना केमिस्ट्री का होगा। उसको सिंपल से सिंपल एक 5th सब्जेक्ट था डेटा एंट्री ऑपरेशन, जिसमें 32 मार्क्स की 32 मार्क्स की थ्योरी है। बच्चे को केवल उसके लिए प्रिपरेशन करना होगा और इसकी प्रिपरेशन बच्चा ऑलरेडी कर रखा है, तो इसकी रिकॉल या रिवीजन बच्चा 3 दिन 72 आवर्स में कर सकता है। अब आप सोचिए पूरा का पूरा बोर्ड का जो बच्चे का टेंशन था वो खत्म हो गया, पूरा बोर्ड का टेंशन बच्चे का खत्म हो गया। बच्चे को क्या देना है? केवल एक सिंपल पेपर देना है डेटा एंट्री ऑपरेशन का। यही वजह है, यही सबसे बड़ी मेन वजह है कि बच्चा हमारे जो NIS से इनरोल्ड होते हैं 10th के बाद 11th 12th के लिए, उनका सक्सेस JEE का या नीट का या NDA में सिलेक्शन का रेशियो 300% ज़्यादा होता है देन अदर बोर्ड। आप चाहे तो कहीं डेटा आपको मिल जाए, वैसे डेटा कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग पर इंडिविजुअल बच्चे आते हैं, इसलिए हमको डेटा मालूम है कि आप JEE नीट NDA जो बच्चे NIS के थ्रू NIS दे रहे हैं 10+2 और जो बच्चे NDA JEE नीट भी दे रहे हैं और 12 10+2 NIS से दे रहे हैं, उनका आप सक्सेस रेशियो देखिए। बहुत से टॉपर्स बच्चों ने भी किए हैं, उनके सक्सेस रेशियो आप देखिए तो बहुत ज़्यादा है नॉर्मल बच्चे। बाकी जो नॉर्मल बच्चा होता है वो स्कूल जाने आने में, कोचिंग आने जाने में, कॉम्पिटिटिव करूं कि एकेडमिक करूं, उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जो NIS का बच्चा होता है, क्योंकि अगर वो चाहे तो अगर उसका अप्रैल 2024 में ही क्लियर हो गया तो वो साल भर फ्री माइंड से, अगर उसने अप्रैल 2024 में, जैसा कि हम लोग कराते आ रहे हैं पिछले 22-23 सालों से, बच्चों को हम लोग फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा के तैयार कर देते हैं, ताकि जब उसका फाइनल एग्जामिनेशन हो तो उसके ऊपर एकेडमिक का कोई भी बर्डन ना हो, वो केवल कॉम्पिटिटिव पे कॉन्सेंट्रेट करके वो एग्ज़ाम दे। और मेरा हर बच्चे से ये राय है, हर बच्चे से, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई CBSE बोर्ड खराब है, UP बोर्ड खराब है, SC बोर्ड खराब है, स्कूलिंग करना, हर चीज़ का अपना महत्व है। स्कूल जाने का अपना महत्व है, कोचिंग का अपना महत्व है, तैयारी करने का अपना महत्व है। लेकिन अगर बच्चे को कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक में से अगर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है तो मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो NIS नामक संस्था बनाई है,
हर बच्चे को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और बच्चों, इस NIVS की फीस आपके 2 साल के, आप विश्वास मानो कि 2 साल में जो आपने फीस जमा की है स्कूल की, उसके 10% के बराबर। कितना भैया? 10% के बराबर है। आपने 2 साल में जो फीस खर्चा की, आपने एज ए डमी में, आपने डमी में 2 साल में जो पैसा खर्चा किया, 1 लाख 1.5 लाख जो भी खर्चा किया, NIVS में मात्र उसका 10% पैसा ही लगेगा आपका, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए इस संबंध में कि सर ये NIVS कैसे होता है, सर हम एकेडमिक कैसे करेंगे, सर हम कॉम्पिटिटिव कैसे करेंगे, सर जब मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आएगा तो हम कैसे फ्री रहेंगे, अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप अगर इलाहाबाद में हैं तो आप हमारी संस्था में आ सकते हैं। अगर नहीं हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमसे फ़ोन कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप पढ़ाई को लेके सीरियस हैं और डमी स्कूलिंग की तरफ जा रहे हैं, तो डमी स्कूलिंग करने वाले हर बच्चे को मेरी राय है कि आप डमी स्कूलिंग ना करके NIVS का दामन थाम लें, जो कि इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा है और आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है। और आपके मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए मैं बता रहा हूं कि आप लोग 100% जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन का जो रेशियो है वो 300%, मतलब 300 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है जब आप NIVS से 10+2 देते हैं, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव से एकदम फ्री रहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको किसी भी तरह की क्वेरी लेनी हो, कोई जानकारी लेनी है, तो आप स्टूडेंट प्लस से नीचे दिए गए नंबर पर डिस्क्रिप्शन पे आप कांटेक्ट करिए हमसे और हम आपको डाल देंगे। और ये ध्यान रखिए बच्चों, मात्र अब अगले एग्ज़ाम्स के लिए 10 जो बच्चे इस साल 10th पास हुए हैं, उनके पास अगले एग्ज़ाम्स में फॉर्म भरने के लिए मात्र आज से 10 दिन बचे हैं। इसलिए आप जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए और जल्द से जल्द अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए। थैंक यू।